नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। नए साल पर पर्यटकों के स्वागत की तैयारियों पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सभी पर्यटकों के स्वागत के लिए हमारे पास सभी प्रकार की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। देवभूमि पर पूरी दुनिया के लोग चार धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसके चलते उनके रहने और आवागमन के लिए उचित व्यवस्था कर दी गई है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने सभी सुविधाओं और उनकी सुरक्षा के लिए आदेश दे दिए गए हैं। टूरिस्टों के लिए उनके स्वागत के लिए सभी प्रकार की यहाँ पर जो अच्छी व्यवस्थाएं उनके रहने के लिए, जाने के लिए, आवागमन के लिए और होटल, रेस्टोरेंट आदि खुलने के लिए सभी प्रकार के आदेश उत्तराखंड सरकार ने किए हुए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए भी। इसके साथ साथ किसी प्रकार की अवांछित जो गतिविधियां हैं वह भी न हो, उसके भी सारे इंतजाम किए गए हैं कि सबकी सुरक्षा, सबका जो उत्तराखंड आगमन है वो सरल हो, अच्छा हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हम सबका स्वागत करते हैं और देवभूमि में पिछले वर्ष भी उत्तराखंड में पूरे देश भर के बड़ी संख्या में पर्यटक आए थे और चार धाम यात्रा भी हमारी बहुत रिकॉर्ड संख्या की इस बार हुई है। 56 लाख तीर्थयात्रियों ने, पर्यटकों ने उत्तराखंड में देव दर्शन किए हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पतंजलि विश्वविद्यालय में बाबा रामदेव से मुलाकात करने पहुंचे। आपको बता दें कि हेलीपैड में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी सहित बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। सूत्रों की माने तो 10,000 करोड़ के निवेश करने की घोषणा बाबा रामदेव ने इन्वेस्टमेंट समिति के दौरान की थी, जिसको लेकर आज चर्चा हो सकती है। सीएम धामी के हरिद्वार आने से लेकर जाने तक पुलिस ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसको लेकर विशेष पुलिस बल तैनात किया गया। जानकारी के अनुसार सीएम धामी हरिद्वार से प्रस्थान कर दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां 29 को उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर चिंगारी भड़क उठी है, जिसके बाद विपक्षी पार्टी भी भू कानून को लेकर अपनी आवाज मुखर करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के आज 139वें स्थापना दिवस के दौरान प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ये मांग की है कि प्रदेश में सशक्त भू कानून लाया जाए। अन्य संगठनों की बात मैं कुछ देर के लिए कह सकता हूं कि वो अपना विषय रख रहे होंगे तो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 10 वर्ष तक इस उत्तराखंड राज्य में पूरा राज करने का अवसर प्राप्त रहा। उस समय उन्होंने केवल इस राज्य के अंदर लूट खसोट, उसके अलावा केवल अपने चेहतों के घर भरने के अलावा केवल विधायकों की खरीद फरोख्त, इस राज्य को पूरे देश के अंदर बदनाम करने का उन्होंने जो काम किया है, अब वो 100 चूहे खाकर बिल्ली अगर हज को जा रही है तो मुझे लगता है ये वही कहावत है। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब उनका कार्यकाल था उन्होंने उस समय क्या किया। नहीं, निश्चित तौर पर मैं पहले ही कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी मूल निवास और भू कानून की जो राज्य की जनता और आंदोलनकारी संगठनों की मांग है उसका समर्थन करती है और हम उसके समर्थन में पूरे ब्लॉक स्तर पर जो है ज्ञापन सौंप रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अब सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना है कि वो कब तक समिति का खेल करके जो है मामले में जनता को गुमराह करेगी या कोई क्लियर स्टैंड भी इस पर लेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से भू कानून को लेकर उत्तराखंड में लगातार संघर्ष जारी है, ऐसे में कांग्रेस के द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, अगर आज की बात की जाए तो आज 139 जो स्थापना दिवस था कांग्रेस का, और ऐसे में उन्होंने पहले से ही ये प्लान कर रखा था कि जितने भी जिला स्तर के लोग होंगे, जितने भी जिला अध्यक्ष होंगे, वो अब जाकर जो जिलाधिकारी को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल के नाम पर कि भू कानून लाया जाए। और उसके तहत पूरे प्रदेश में अगर 13 जिले हैं उसमें ये देखा गया जो कांग्रेस है वो वहाँ
तहसील स्तर पर भी देखा गया, ब्लॉक स्तर पर भी देखा गया, वो जिलाधिकारी के यहाँ पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल के नाम पर जो ये पत्र ज्ञापन सौंपा है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो जो राजनीति इसमें हमें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये जैसे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने समय में देखना चाहिए, लेकिन जो मांग है भू कानून की वो प्रदेश की जनता की है। जब बीते दिनों जिस तरह से हमने देहरादून में देखा कितना बड़ा आंदोलन हमने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन वहां पर हुआ, तो जो आम लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे। साथ साथ कहा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियां इसका जरूर इसके पीछे छुप के राजनीति खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता की यही मांग है कि भू कानून आए और साथ साथ जो आने वाला जो भविष्य है प्रदेश का वो इससे बचा रहे। और आने वाले भविष्य के लिए ही लगातार जो उत्तराखंडी है वो ये मांग कर रहे हैं कि भू कानून और मूल निवास को लेकर एक नियम या कानून बने। और इसके तहत अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो वो बड़ा स्टेप ले रहे हैं, एक कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक से ऊपर अगर उठेगा तो प्रदेशवासियों के लिए कहीं ना कहीं लाभ ये जरूर देगा। और प्रदेश की जनता के लिए कहा जा सकता है बहुत लंबे समय से मांग चल रही है कि भू कानून आए, भू कानून आए। और जो भू माफिया है जो बाहर से यहाँ पर आकर बड़ी मात्रा में जो जमीनें ले रहे हैं उनका बंद हो जाए। तो ऐसे में जो कहा जा रहा है कि जो जंगल है, चाहे जल हो, जीवन हो, सब उत्तराखंडियों का हो, ऐसे में जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो इसे बर्बाद करने की कोशिश ना करें, जो जंगल बचा हुआ है उसे बचाने की कोशिश करें। और हिमाचल की तर्ज पर ही कोई सख्त कानून की जो मांग चल रही है वो यहाँ पर देखने को मिली। और जो मुख्यालय कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस भी भाजपा को घेरने की कोशिश में कर रही है कि भू कानून लाया जाए। और लोकसभा से चुनाव का मैं कह सकता हूं कि एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है मूल निवास और साथ साथ कहा जा सकता भू कानून। और इसको लेकर यूसीसी भी, अगर दो मुद्दे ये बहुत अहम रहने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा क्या लोकसभा चुनाव से पहले सरकार कोई बड़ा स्टेप लेगी और भू कानून जो लगातार प्रदेश की जनता मांग रही है वो पूरा होगा, या कांग्रेस इस तरह ही पीठ पीछे जो आंदोलनकारी है, साथ साथ जो सामाजिक संगठन है जो ये पूरा आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आड़ में राजनीति खेलती रहेगी। अब देखना होगा कि ओवरऑल कि क्या सरकार कोई बड़ा स्टेप उठाकर भू कानून लाएगी लोकसभा चुनाव से पहले, या विपक्ष इसी तरह राजनीति करता रहेगा। जी बिल्कुल तुषार, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार सशक्त भू कानून को लेकर एक तरफ जहां संघर्ष समिति मांग कर रही है तो वहीं कांग्रेस ने भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के गठन के लिए हुए आंदोलन के बाद देहरादून में पहली बार एक खास मकसद को लेकर महारैली हुई है, जिसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की रैलियों से ज्यादा लोग जुटे हैं। इस रैली की खास बात यह रही कि सत्ताधारी बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी दल और सामाजिक संगठन के लोग इसमें शामिल हुए हैं। देहरादून में मिले अपार जन समर्थन के बाद अब कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में 15 जनवरी को राज्य भर से हजारों लोग जुटेंगे। मूल निवास और भू कानून समन्वय समिति संघर्ष की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने जनता और आंदोलनकारी से अपील की है कि सरकार को समय देने के साथ ही साथ सरकार पर भरोसा भी बनाए रखें। और इसी खबर पर हमारे साथ मैं पहले ही कह चुका हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ की परिस्थितियों को और हमारी सरकार यहाँ की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझती है कि इस राज्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है, भू कानून किस तरह का बनना चाहिए, इस राज्य का सर्वांगीण विकास भी हो, इस राज्य के जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका हक हकूक भी बरकरार रहे। इसलिए मेरी जनता से अपील है, आंदोलनकारियों से भी अपील है, वो भी सारे अपने हैं, उन सब से भी अपील है कि वो सरकार पर भरोसा रखें और सरकार को समय दें और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी को समय दें। देखिए, भू कानून को लेकर कांग्रेस ने हमेशा ये बात कही है कि एक सशक्त भू कानून की कांग्रेस उत्तराखंड को जरूरत है, और हमने हमेशा किया। देखिए, ये जो लिमिट बढ़ी थी सेल की, आपने देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे ज्यादा बढ़ाई, उसके बाद उन्होंने तो अनलिमिटेड कर दी। फिर धामी जी आए, धामी जी ने इतना प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद भी उस पर कोई अंकुश लगाने का कार्य नहीं किया। तो प्रदेश की ये हमारी और आपकी जमीन है। और इसी खबर पर देहरादून से हमारे साथ संवाददाता तुषार गुप्ता बने हुए हैं। जी तुषार, जिस तरह से भू कानून और मूल निवास को लेकर लगातार संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा आंदोलन जारी है, 15 जनवरी को बागेश्वर में सभा होगी, कितने लोग जुटेंगे और क्या कुछ उसके लिए संघर्ष समिति के द्वारा हलचल आपको राज्य में दिखाई दे रही है?
देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए भू कानून को लेकर तो लगातार जो सामाजिक संगठन है वो इसमें लगे हैं कि जो सशक्त भू कानून उत्तराखंड में आए। और अगर राजनीति से ऊपर इसे उठकर देखा जाए तो प्रदेश की जनता के लिए बहुत जरूरी है कि एक भू कानून इसमें आए ताकि जो उनका आने वाला भविष्य है वो सुधर सके। और इसी के तहत जो सामाजिक संगठन है, जिस तरह से हमने 24 दिसंबर को देखा कि देहरादून में एक बड़ा क्राउड एक साथ जुट हुआ था, और चाहे उसमें राजनीतिक हो, सामाजिक हो या तमाम जो आम लोग हो वो पहुंचे थे, और सबके अंदर यही था कि जो एक भू कानून आए जिससे कहीं ना कहीं जो आने वाला भविष्य है उसको लाभ मिले। और उसके तहत अब 15 जनवरी को एक बड़ा कुमाऊं क्षेत्र में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, और इनका मकसद भी यही है। अगर सब सामाजिक राजनीतिक को हटा दिया जाए, सामाजिक को लाया जाए, तो सामाजिक संगठनों का मकसद यही है कि वो गाँव-गाँव तक जाए और वहाँ के जो लोग हैं उन्हें कनेक्ट करें कि कितना जरूरी है, उन्हें बताएं कि भू कानून कितना जरूरी है और पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर गांवों की बात की जाए, क्योंकि प्रदेश में छोटे छोटे गांव हैं, वहां पर जो कनेक्टिविटी नहीं पहुंचती, और उसके बाद भी वो उनसे वार्ता करेंगे क्योंकि उन्हें बाहर की दुनिया का नहीं पता चल रहा किस तरह से भू माफिया यहाँ पर लगातार जमीनें खरीद रहे हैं और उसकी जो खरीद और बेच रहे हैं। ऐसे में उनको ये बताना होगा ताकि जो लोग हैं एक बार फिर इकट्ठा हो और सशक्त भू कानून की मांग कर सके। और इसी के तहत जो 15 जनवरी को हम कह सकते हैं कि एक बार फिर सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन एकजुट होंगे कुमाऊं क्षेत्र में और वहां की जनता को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि भू कानून हमारे प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में सामाजिक संगठनों ने एक दोबारा से एक प्लान कर रखा है कि अब 15 जनवरी को देखने को मिलेगा। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ये कह रही है कि थोड़ा सा सब्र रखिए, कमेटी जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी बनाई है उसका इंतजार कीजिए कि हम एक बेटर प्लानिंग के साथ आएंगे, एक बेटर ड्राफ्ट के साथ आएंगे कि आने वाली जो पीढ़ी हो वो इस भू कानून को कंटिन्यू रखे। क्योंकि बार बार ये देखा जाता है कि जब समय आता है तो संशोधन देखने को मिलता है, लेकिन एक ऐसा ड्राफ्ट बनाया जाएगा जो सदियों तक चलेगा। ऐसे में सरकार ने टाइम मांगा है प्रदेश की जनताओं से और सब्र रखने को मांगा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। उन्होंने बोला कि चलो हमारे शासनकाल में नहीं हुआ तो आप कर दीजिए, आपके पास पावर है, अभी आप कर सकते हैं तो आप भू कानून लागू कर दीजिए। तो दोनों तरफ से राजनीति चल रही है, लेकिन अगर राजनीति हट जाए तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक संगठन है और जो प्रदेश की जनता है वो यही चाहती है कि भू कानून आए और जो उत्तराखंड है, जो उसका भविष्य है वो उज्जवल हो सके। जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। के बाद बात करेंगे अगली खबर की। राज्य भर में जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनभावनाओं के अनुरूप भूमि की अनियंत्रित खरीद फरोख्त को रोकने की मांग करते हुए आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह योगी के नेतृत्व में उत्तराखंड में एक कड़े भू कानून की मांग की है। साथ ही महानगर कांग्रेस के जिलाधिकारी के माध्यम से इस संबंध में राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि उत्तराखंड में जमीनों की अनियंत्रित खरीद फरोख्त को कड़ाई से विनियमित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में एक कड़ा कानून तत्काल बनाने का काम किया जाए। देखिए, मामले में राज्यपाल को आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और जो आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में स्थिति है, भू कानून की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। इस समय जो सोच के हम सभी साथियों ने उत्तराखंड की हम लोगों ने बनाया था वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसलिए भू कानून सख्त से सख्त लागू होना चाहिए और हिमाचल की तर्ज पे लागू होना चाहिए। सिर्फ खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए, समितियां नहीं बननी चाहिए। इन चीज़ों को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे राज्यपाल महोदय को, जिलाधिकारी। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने काफी दिनों से विवादित चली आ रही सड़क का लोकार्पण किया है। दरअसल नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुबोध राकेश और भगवानपुर विधायक ममता राकेश इस सड़क के निर्माण को लेकर आमने सामने हो गए, जिसके चलते मामला पुलिस तक पहुंच गया, जिसके बाद एसडीएम भगवानपुर ने मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए दोनों पक्षों से दस्तावेज की मांग की। वहीं नगर पंचायत ने सड़क के निर्माण के लिए नो ऑब्जेक्शन पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद सड़क का काम पूरा हुआ। वहीं भगवानपुर विधायक का कहना है कि सड़क कभी भी विवादित नहीं थी, सरकारी काम में रुकावट डालने का काम किया गया है। आज इस सड़क का लोकार्पण हो गया। हम लगातार क्षेत्र में विकास करने का कार्य कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से पूरे क्षेत्र में चारों तरफ विकास कार्य हो रहे हैं। आपने भी कहा कि विवादित सड़क, न तो ये सड़क कभी विवादित थी
और ना अगर विवादित होती तो आज ये इस तरह से हम इसका लोकार्पण न करते। ये सड़क जिस दिन बनी बिना वजह अकारण इस सड़क के कार्यों को रोकने का कार्य किया गया, विधायक निधि के कामों में हस्तक्षेप किया गया, सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास किया गया और आज देखिए सत्य की जीत हुई है। मैंने उस दिन भी कहा था कि अब इस पूरे प्रकरण की जाँच होगी और जाँच में जो सत्य होगा वही होगा और उसी को जिलाधिकारी महोदय के पास में यहाँ से गई थी और जिलाधिकारी महोदय ने पूरे प्रकरण की जांच की। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह से नगर पंचायत में गलत तरीके से और भी टेंडर डाले गए थे और कार्यकाल समाप्त होने के चंद घंटों पहले जिस तरह से टेंडर खोलने का प्रयास किया जा रहा था तो वो प्रयास उनका विफल रहा और अब सभी टेंडर। खबर हरिद्वार से है, जहां एक और पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के स्थापना दिवस को धूमधाम से मना रहे हैं, तो वहीं हरिद्वार कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने कार्यालय के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महानगर कांग्रेस कार्यालय का कथित रूप से ताला तोड़ने के खिलाफ कार्यालय के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत कांग्रेसियों ने नगर कोतवाली पर जाकर प्रदर्शन किया। तो हमें इन सब चीजों से ऊपर उठ करके आगे बढ़ना है। क्यों? हम कांग्रेस के लोग हैं। आज कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी कांग्रेसजन ध्वजारोहण की कार्यवाही यहाँ कर रहे हैं। जो कांग्रेस के मूल्य, कांग्रेस की नैतिक मूल्य, जो सिद्धांत हैं, उसके लिए आज सभी कांग्रेसजन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और दूसरा जो हमारा कांग्रेस कार्यालय का जो अनैतिक रूप से, अवैध रूप से जिन कब्जाधारियों ने इसका ताला तोड़कर जो अंदर घुसे थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और अगर पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं करती है तो आगे भी हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। मांग क्या है? जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, हमारी मुख्य मांग यही है। ये धरना आज रणनीति बनेगी, उसके बाद आपको आगे की कार्यवाही के लिए बता दी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां भारतीय सेना में फाइटर पायलट बने अजय विक्रम सिंह बिष्ट को सम्मान देने के लिए यमुनोत्री बार एसोसिएशन और तहसील के राजस्व कर्मियों ने मिलकर सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आए तहसीलदार डंगवाल ने विक्रम सिंह बिष्ट को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। विक्रम ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान कई सम्मान मिले, लेकिन आज बड़कोट में यमुनोत्री बार एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया जाना उनके और उनके परिवार के लिए बड़ी बात है। मैं बार एसोसिएशन बड़कोट का सदस्य हूँ और मेरे पर बार एसोसिएशन बड़कोट द्वारा जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया है उसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से अपनी बार एसोसिएशन बड़कोट के अध्यक्ष, सचिव और समस्त जितने भी पदाधिकारी हैं उनका हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे परिवार के सदस्य विनोद बिष्ट के सुपुत्र हैं। इन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया है, अभी इनकी अब नियुक्ति हो गई है। हम चाहते हैं कि इसमें जो दिन दुनी रात चौगुनी जो है प्रोग्रेस हो, देश की सेवा करते रहें। भाई यही है सर, हमारी शुभकामनाएं हैं। इनके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भी जो है इस प्रकार से जो है इनके शिक्षण संस्थानों में जो प्रयास किया है। यहीं बड़कोट से इनका एजुकेशन है, तो हम चाहते हैं कि जो है निकट भविष्य में इसी प्रकार से प्रगति करते हैं। रिसेंटली दिसंबर में मुझे वायुसेना में कमीशन प्राप्त हुआ है और इसके बाद अपने क्षेत्र में आने के बाद सभी लोगों ने जिस तरह से मुझे सम्मान दिया है, इससे मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं और आगे आने वाली मेरी सर्विस लाइफ में भी मैं अच्छा करूं, इससे मुझे एक मॉरल बूस्ट मिलेगा। कभी भी लो फील करने पे और कभी भी अगर मैं किसी परेशानी में फंसता हूं, मैं हमेशा याद रखूँगा कि मेरे साथ मेरे क्षेत्र के लोगों की दुआएं हैं और मैं हमेशा ही अच्छा करने के लिए। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए आने वाले परिजनों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 1 साल तक के बच्चे मुफ्त इलाज की सुविधा दून अस्पताल में मिलने जा रही है। यहां तक कि परिजनों को ओपीडी से लेकर भर्ती तक बच्चे का इलाज का कोई खर्च नहीं देना होगा। यानी जिस तरह से गर्भवती महिला का इलाज, जांच और भर्ती निःशुल्क होती है, ठीक उसी तरह 1 साल तक के बच्चे को भी निःशुल्क इलाज की सुविधा दून अस्पताल की तरफ से दी जाएगी। ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है। सरकार ने, हमारे उत्तराखंड सरकार ने 2 स्कीम इस तरीके की चलती है, जननी सुरक्षा योजना और एक विजाबुई, जिसके अंतर्गत 1 साल तक के बच्चों को निःशुल्क उपचार और जांचें और दवाइयों के लिए इंस्ट्रक्शंस है और वो हमने अपने सभी डॉक्टर्स को जो बच्चे डील करते हैं उनको बता दिया गया है
और बिलिंग पर भी हम लोगों ने इस चीज़ के ऑर्डर दे रखे हैं कि आगे से कोई भी इस तरह का इसमें चार्जेस नहीं लगेंगे और 1 साल तक के बच्चों का राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह निःशुल्क उपचार है। तो आप लोग के माध्यम से अपील है कि आप सभी लोग इस बारे में। खबर लक्सर से है, जहां आगामी 29 दिसंबर को लक्सर में आयोजित होने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए नगर पालिका परिसर में ट्रेनी आईएएस अधिकारी व प्रभारी वीडियो दीपक सेठ ने बीजेपी नेताओं और सरकारी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में यात्रा के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से लेकर तमाम योजनाओं की चर्चा की गई, साथ ही तैयारी पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर आईएएस अधिकारी दीपक सेठ ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जन समस्या निवारण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। सभी को नमस्कार। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए हुए विकसित संकल्प भारत यात्रा हमारे नगर पे आया है। इनका आईईसी वैन 29 को 29 को हमारा लक्सर का किराए पे रहे हुए बस स्टैंड पे आए हैं। आप सभी लोग उसको स्वागत है। और इसके बारे में हमने आज एक मीटिंग रखा था सभी विभागों से और जनप्रतिनिधि द्वारा से भी आए थे ये लोग। आज तैयारी के बारे में ब्रीफिंग किया हुआ है और क्या क्या तरीके से हम फंक्शन में रहेगा और कौन हमारा अतिथि हो जाएगा इसके बारे में और बाकी सभी स्टॉलों के बारे में भी हमने जानकारी लिया और उनको निर्देश दिया गया कि क्या क्या तरीके से उसको। खबर लक्सर से है, जहां टिंकरपुर में आयोजित ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के बैनर तले बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जनपद के सभी 6 ब्लॉकों को राशन डीलरों ने इस बैठक में शिरकत की। साथ ही फेडरेशन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने कहा है कि सरकार राशन डीलरों के प्रति दोहरा रवैया अपना रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल में वितरित किए गए राशन का कमीशन और अपना मानदेय 50,000 प्रतिमाह किए जाने की मांग को लेकर राशन डीलर अड़े हुए हैं। 1 जनवरी से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। राशन डीलर प्रदेश भर में 1 जनवरी से राशन नहीं उठाएंगे और न ही राशन का वितरण हो पाएगा। मीटिंग का उद्देश्य हमारा यह है, कोविड समय के समय में 2022-23 का अभी 7 माह का हमें जो कमीशन है, लाभांश है, वो नहीं मिला है। इसके बाद हमारा जो है 4 महीने का यह है, दिसंबर तक का है 2023 का, ये अभी तक हमें नहीं मिला। ये हमारी जो है मांग जो है काफ़ी दिनों से करते आए हुए हैं। 1.5-2 साल हमें करते हुए हो गया है। जैसे हमारे प्रदेश रेवाधर जी का आदेश है कि इतने हमारा लाभांश नहीं मिलने का हम हड़ताल नहीं खोलने के। हमारा कोई सरकार से, उत्तराखंड सरकार से कोई मतभेद नहीं है। मामला तो यही है कि हमारी जो हड़ताल चल रही है, सबसे पहले तो हमारा आज तक का जो PMGY का हमने कोरोना काल में राशन बांटा था उसका पैसा हमें आज तक नहीं मिला। नंबर 2 जो ये हमारे पास जैसे हर महीने 21 क्विंटल राशन है मेरा, मान लिया इसकी हमारे पास स्लिप तो आ जा, लेकिन इसका पेमेंट नहीं आता। इसके पेमेंट के लिए हमें बिल बनवाना भटकना पड़ता है। मेन ये हमारा मांग ये है कि इसका पेमेंट भी हमारे खाते में इसी तरह आ जाना चाहिए जिसमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आ जाए। और जो मानदेय है उसके मानदेय के सब हम वो कर रहे हैं कि हमें 50,000 रुपये महीना, जैसे आंगनबाड़ी को इन्होंने सरकारी नौकर मान लिया, सबको मान लिया, हमें इन्होंने कुछ नहीं मानना आज तक। 1 जनवरी से हड़ताल रखेगा, 1 जनवरी से हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारे शर्मा जी पर तो कोई आदेश नहीं आना राशन उठाने का, जब तक हम राशन नहीं उठाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।